डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के आर्ट्स के इतिहास जो है उसका चैप्टर 1, और ये वीडियो जो है पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 यानी पहला वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। खैर, इसका प्ले लिस्ट बना देंगे, जो कि आप लोग को प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट में पूरा इतिहास मिल जाएगा आप लोग क्लास 12वीं का। तो आप लोग लाइन बाई लाइन उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग इतिहास में हम लोग पहले वीडियो में यानी पहले पार्ट 1 में हम लोग ईंटे मन के तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां लिए थे। हम लोग आगे जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे हम ले चलते हैं आप लोगों को। तो आगे हम लोग को जानना था हड़प्पा सभ्यता में जो हम लोग को अस्तित्व मिला है उसके लिपि क्या है, क्योंकि लिपि मतलब लिखित रूप। लिखित रूप हम लोग ना आज तक इंडिया के कोई लोग जान पाया है, ना ही कोई हम लोग के देश के बाहर विदेश के कोई जान पाया है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे ये लिपि लिपि है आप लोगों को। हाँ, यहाँ हम लोग को देखना है, यहाँ लिपि है सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि, जैसे लिपि क्या होता है, जैसे लिपि क्या होता है, जैसे आप समझिए, लिपि समझा रहे हैं आप लोगों को लिपि क्या होता है। जैसे बताइए, जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है। अब बताइए, इस तरह से हम लिपि लिख दिए एक तरह का। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तुम क्या कर रही हो। देखिए, दोनों को पढ़ने का तरीका तो एक ही है, उच्चारण मतलब सेम है, बस लिखित रूप थोड़ा सा अलग है। अब लिखित रूप अलग है तो लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखित रूप देते हैं, देखिए कोई भी चीज़ लिखित रूप, जैसे यहाँ पे हम लिखित रूप ये वाला भी दे दिए और ये भी लिखित रूप ही दिए हैं, तो दोनों का लिखित रूप थोड़ा अलग अलग है। अब यहाँ पे ये देखिएगा तो ये रोमर है और ये देवनागरी है, रोमर और देवनागरी है, तो ये लिपि अलग अलग है क्योंकि लिखित रूप अलग अलग है। मतलब दोनों हिंदी ही हैं, उच्चारण भी एक ही कर रहे हैं, लेकिन लिपि क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जानना है सिंधु सभ्यता की लिपि। अब सिंधु सभ्यता की लिपि क्या होती है, अब बताइए। जैसे हम लोग यहाँ से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास के जो समय या अवधि है, इतना अनुमान लगाया गया क्योंकि कोई देखा नहीं है ईसा मसीह के जन्म के मतलब पहले। ये वर्ष जो है, इतना वर्ष पहले का जो सभ्यता है जो पृथ्वी के अंदर दब गया था, मिट्टी बालू रेत से दबा हुआ था, वो 1921 और 1922 की खुदाई में मिला और सामने आया ये सभ्यता। तो आप लोगों को जानकारी हुआ हम लोगों को इस समय, मतलब यहाँ 22 होगा जी, इस समय। लेकिन ये सभ्यता इतना पुराना था, मतलब 1922 बरस इधर 2500 वर्ष इधर, लगभग 5000 वर्ष के आसपास, 5000 वर्ष के आसपास के समय कुछ पता ही नहीं था। कुछ पता ही नहीं था तो वो लोग कैसे लिखते होंगे, हम लोग का क्या पता, हम लोग को पता नहीं चलेगा जी। वो क ख ग या ABCD लिखे होंगे तब ना हम लोग पकड़ सकते हैं या जान सकते हैं। तो वो लोग क्या क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ बात लिखा है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्या क्या लिख दिया है पता नहीं चला आज तक। आज तक मतलब हम लोग ही नहीं, किसी अन्य देश या किसी अन्य सभ्यता से मिलता जुलता भी नहीं है लिपि वो लोग का। आज तक ये लोग का लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे मान लीजिए वो लोग को सिक्का पे इस तरह से लिखा रहता था, सिक्का हो गया, जैसे मान लीजिए ये सिक्का पे लिखा रहता था, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे लिख दिया जाता था। अब अभी तक पता नहीं चला है कि लिखा क्या गया है उन लोगों को सिक्का पे। सिक्का मिला है, पृथ्वी के अंदर दबा हुआ सिक्का सब सांची के रूप में सब खोजा गया है, पूरा मॉडल खोजा गया है। जैसे मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो नगरीय है। क्या है, नगरीय है, शहर था, क्योंकि भारत
के ऐसे इलाकों में था जहाँ पे खेती अच्छी खासी होती थी, तो लोग यहाँ पे बसते गए। जहाँ पे कोई चीज़ अच्छा रहेगा, सुविधा, वहाँ पे लोग जाता है। जैसे मान लीजिए देहातों में क्या है, कुछ नहीं है, तो देहात में कोई लोग रहने के लिए जाता है नहीं, शहर की तरफ जाता है। हर चीज़ का सुविधा है, पढ़ने का, लिखने का, काम ढूंढने का, काम करने का, या मतलब डेवलपमेंट, हर चीज़ का वहाँ आ जाए, या सुख चैन आराम, हॉस्पिटल, शिक्षा, हर चीज़ है वहाँ पे। तो इसलिए शहर की तरफ जाते हैं। अब पहले के लोग कृषि करते थे, तो कृषि जहाँ होता था वहीं जाते थे। तो भारत के इलाकों में कृषि अच्छी खासी होती थी, पैदा अच्छी खासी होती थी, तो लोग इधर ही बसते गया, आते गया, आते गया, और शहर बसा लिया, एक नगर बसा लिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर था, नगरीय व्यवस्था था। तो उन लोग को जान रहे हैं, जैसे ये मेन रोड हो गया ना, मेन रोड, तो यहाँ ये घर बनता था ना, तो कहीं कहीं देखिएगा तो ये लोग का दरवाजा ऐसे होता था। अब दरवाजा से ऐसे ज़्यादा था, ये बलकनी गति, मतलब इस तरह से, मतलब ज़्यादा था इस तरह से, मैंने इस तरह से ये मेन रोड से ऐसे आता था, तब अंदर घर जाता था। बताइए, ऐसा सब घर भी वो लोग को होता है। आमतौर पे हम लोग क्या होता है, ये मेन रोड है, तो ये मान लीजिए घर है हमारा, तो घर है तो यहाँ पे ना हम दरवाजा बनाएंगे जी, ताकि हम मेन रोड से संपर्क रख सके। तो वो लोग इधर से घर बनाता था, मतलब फिक्स नहीं है, उधर से भी बनाया है। और प्लस में इन लोगों की जो नाली होती थी, जैसे मान लीजिए ये मेन रोड हो गया, यहाँ पे ये सब घर हो गया, ये सब घर हो गया, तो मेन रोड के बीच में नाली होता था, वहाँ पे ढक देता था ईंट से। ऐसा ऐसा व्यवस्था था। तो ये सब आप लोग को जानेंगे धीरे धीरे करके। अब हम लोग पढ़ने वाले सिंधु सभ्यता की लिपि, जो कि हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में बेंडेल ने, तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, देखिए 1925 में बेंडेल किए थे, पढ़ने का प्रयास किए थे। चलिए हम पढ़ते हैं, हम जानकारी लगाते हैं, ज्ञात करते हैं, तो उस जमाने में लोग क्या लिखे हैं हमको पता चल जाएगा जी, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या। मान लीजिए अभी जो मनुष्य क ख ग या इस तरह से भाषा बनाया है, पूरा मनुष्य जाति मतलब विलुप्त हो जाए, अब बाद में चल के 10,000 साल के बाद नया प्रजाति जन्म ले, तो वो लोग पढ़ पाएगा हम लोग क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, क्या है ये सब, तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1925 में बेंडेल पढ़ने का प्रयास किए, उसके बाद जो है नवीनतम प्रयास नटवर झा ने किए, ठीक। घनपत सिंह धानिया, राजा राम ने भी, रजना राम ने की थी, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं गया है। प्रमाणित रूप मतलब इसकी कोई प्रूफ नहीं है कि ये पढ़ दिया गया है और ये सही है, ये नहीं है। कैसे पढ़ सकते हैं आप ही बताइए, एक लिपि है, लिपि नहीं पढ़ सकते हैं उस जमाने का। थोड़ा सा मान लीजिए हम लिख रहे हैं, हम जिंदा हैं तो बता देंगे कि क्या लिखे हैं, और हम लिख दिए, काम खत्म हुआ, हमारे जैसा हर निको इंसान का काम खत्म हुआ, कोई है ही नहीं है बताने वाला क्या लिखा है। तो आगे आने वाला जो पूर्वज होगा वो अपना भाषा बनाएगा, तो वो अपना भाषा ना समझेगा जी, तो इसलिए नहीं पढ़ पाता है लोग। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदाड़ो से तथा दूसरे नंबर पे हड़प्पा से मिले हैं। लिपि, लिपि मैंने लिखा गया बात जो लिया गया है, चाहे मिला है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अच्छा आइए हड़प्पा। अच्छा कहिए कि सर आप मोहनजोदाड़ो नाम लिए हैं, क्या कुछ विशेष बात है क्या? तो देखिए मोहनजोदाड़ो एक फिल्म है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा मोहनजोदाड़ो एक फिल्म। हो सकता है यूट्यूब पे फिल्म फ्री में हो तो मिल जाएगा, और नहीं हो तो नहीं मिलेगा, खैर लेकिन फिर भी सर्च करके देख लीजिएगा कि मोहनजोदाड़ो फिल्म है कि नहीं। अब मोहनजोदाड़ो जो फिल्म है सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हुए ही बनाया गया है, उस तरह के इतिहास को बताया गया है, एकदम रियलिटी जैसा मतलब फील होगा आप लोगों को, कैसा सभ्यता था उतना पुराना। ये ऋतिक रोशन का फिल्म है, ऐसे भी ऋतिक रोशन जब उसमें काम किए हैं तो फिल्म अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा हो है भी। हम लगभग 2-3 बार फिल्म देख चुके हैं, अब भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हड़प्पा से लिया गया है, मैंने लिपि मिला है। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं। अब धोलावीरा एक जगह है, धौलावीरा क्या है, जगह है, वहाँ पे मतलब इन लोग के जो लिपि का बड़का अक्षर वो धौलावीरा में मिला है। जिससे कैसे है, हिंदी का भी बहुत बड़ा बड़ा अक्षर होता है, छोटा छोटा भी होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है, तो कहीं कहीं 5 अक्षर 6 अक्षर के भी मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 अक्षर का मिल गया। तो इसी तरह से लिपि के बड़ा जो अक्षर मिला है धौलावीरा में मिला है, धौलावीरा में, ठीक। उन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है, मतलब ऐसा मान दिया गया है। तो धौलावीरा में जो लिखा होगा लिपि, जो वहाँ पे लिखित रूप है, वो चीज़ अपना लोग लिखा होगा, तो उसको शायद
नोटिस बोर्ड के लिए लिखा होगा कि यहाँ पे ये चीज़, कैसे हम लोग को नोटिस बोर्ड होता है कि यहाँ से इतना किलोमीटर पे ये है, या यहाँ से वहाँ जाना माना है, इधर खतरा है, ये है वो है, इस तरह का नोटिस बोर्ड होता है। तो नोटिस बोर्ड माना गया है, ठीक ना। तो कर क्या सकते हैं भैया, हर चीज़ इसे मान सकते हैं। इसमें करने का उपाय क्या है? कौन 5,000 वर्ष पहले जिया, मतलब जिंदा रहा था? कोई नहीं जिंदा रहा है। खुदाई के दौरान पृथ्वी के खुदाई किए तो मिला, तो इसको मानिए कि चलेंगे जी। अब जो लोग विद्वान लोग जो भी ये खुदाई करने वाले हैं, वो लोग अपने अनुसार ये सांचे देख कर मानते गए, बताते गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है तो जान रहा है अस्तित्व एकदम, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, सिंधु लिपि के भाव चित्रात्मक हैं, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना। क्या करना? चित्रों के माध्यम से। अच्छा, मतलब कहिए कि सर लिपि लिखा जाता था तो चित्र भी यूज किया जाता था, तो देखिए कहीं कहीं आ जाता तो जो है चित्र दिया जाता था। अब चित्र दिया जा रहा है तभी ना भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब ये हो गया, तो चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करना, चित्रों के माध्यम से भाव को व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए चित्रों के माध्यम से हम लोग भाव को व्यक्त कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अच्छा बताइए, मेरा बर्थडे रहेगा, बात समझिए, मेरा बर्थडे रहेगा और आप लोग इसे फोटो लेके इस पे जो नहीं होता है बर्थडे वाला इमोजी डाल देंगे, गाना वाना अगर डाल देते हैं, गाना नहीं भी डालेंगे, तो बताइए चित्र के मदद से आप कुछ न कुछ उसका भाव या भाव जो है अभिव्यक्त कर दिए कि नहीं, कि क्या हो रहा था, क्या है, भाव अभिव्यक्त हो जाएगा। तो चित्र की मदद से भाव भी अभिव्यक्त किया जाता था, तो इसलिए भाव चित्रात्मक कहा गया, ठीक ना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है, दोनों ओर। अब देखिए वाह, अब कैसे कैसे लोग बताए हैं, अब वो लोग जाने, क्योंकि वो लोग बता दिए, हम लोग को पढ़ना है। अब दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है, दोनों ओर से लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए लिखेंगे दो केला ला के दो, तो इधर से पढ़िए तो 2 केला ला के दो, उधर से भी 2 केला ला के दो, है कि नहीं। तो खैर ये सब नहीं, ये तो हम आप लोगों को मजाक के लिए लिख दिए, लेकिन मतलब दोनों तरफ से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, राम आम खाता है, खाता है, इस तरह से हो गया। और मान लीजिए कैसे ही लोग दोनों तरफ से लिखता होगा, ऐसे नहीं करता होगा जी, राम आम खाता है, तभी ना कह सकते दोनों, माने इधर से भी लिख सकते हैं चाहे उधर से भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे हिंदी है इधर से लिखा जाता है, उर्दू है तो उधर से लिखा जाता है, लेकिन जो सिंधु लिपि है, सिंधु लिपि में ये दोनों ओर से लिखी जाती है। किस ओर से? तो दोनों ओर से लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदेन कहा जाता है, बुस्ट्रोफेदेन, बुस्ट्रोफेदेन कहा जाता है। मतलब दोनों तरफ से अगर लिखेंगे कोई भी लिपि का तो बुस्ट्रोफेदेन कहेंगे, ठीक ना। तो खैर ये एग्जाम में आता नहीं है आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेलखड़ी प्रस्तर, सेलखड़ी प्रस्तर मतलब पत्थर, एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार के मोहरे, जिनमें आयताकार मोहर, जो मोहर होता था आयताकार तथा वर्गाकार प्रमुख है। अगर आप हम बताएं ना, मोहनजोदड़ो फिल्म देखिएगा ना, तो उसमें भी एक मोहरे का उपयोग किया जाता है। आयताकार या वर्गाकार मोहर होता है, उस पर एक सिंह वाला कोई जानवर का वहाँ पे मतलब सिंबल होता है, चित्र रहता है। हम तो बताएं चित्र ये लोग देता था, तो मोहर में चित्र रहता था, उस अनुसार उस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म देखिएगा समझ में आ जाएगा, फिल्म थोड़े बता देंगे क्योंकि क्लास हमको चलाना है ना जी। 2-3 घंटा कहानी बताने में कम से कम 15 मिनट तो लग जाएगा, 15 मिनट फिल्म की बात बताएंगे थोड़े। अब आगे चलते हैं, लेकिन हाँ फिल्म बता दिए ना, आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। जो वर्गाकार था उस पर लेख और चित्र दोनों मिलता था, और जो आयताकार था तो उस पर केवल लेख मिलता था। लेख मतलब लिखा हुआ रूप, ठीक ना, मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिला है 5 गो बेलनाकार मोहर। बेलनाकार मोहर माने इस तरह से होता है, माने पाइप जो होता है इस तरह से। अब बेलनाकार मोहर इस तरह से मिला था। कहाँ का? तो मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया का भी एक सभ्यता है, लेकिन मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब देखिए ये मक्खी आ गई, परेशान कर रही है, यहाँ पे 2-3 जगह लिखती
पता नहीं मक्खियों का क्या लोचा होता है मेरे साथ। देखिए, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहर लोथल से मिली है। देख लीजिए, संगमरमर का यूज आज ले 5,000 वर्ष पहले ही होता था। तो संगमरमर का मोहर जो है कहाँ मिला है? लोथल में। तो ये आप लोग को जैसे क्वेश्चन तैयार हो गया, अगर मान लीजिए हम पूछ दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में संगमरमर का मोहर जो है कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आप लोगों को लोथल से, ठीक ना, लोथल से मिला है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे आगे आइएगा तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के निर्माता। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सिंधु सभ्यता निर्माण कौन किया था। जैसे मान लीजिए वो सभ्यता है, बहुत बड़ा सभ्यता है, उसका कोई ना कोई निर्माण किया होगा। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर मिले हैं। पहला मिला है प्रोटो। प्रोटो माने इसे जो है ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन, ये 4 प्रकार के माने अस्थि पंजर मिले हैं। मतलब अस्थि पंजर मतलब इसे उत्खनन हुआ ना, जब खुदाई हुआ पृथ्वी के, तो इन लोगों का क्या मिला? हड्डी कंकाल मिला, जिसको अस्थि पंजर बोला जा रहा है। तो पहला प्रोटो लोग का था, प्रोटो माने ऑस्ट्रोलॉइड लोग का था, ठीक ना, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समूह से संबंध रखते होंगे। फिर भूमध्य सागरीय था, अल्पाइन था, फिर मंगोलियन था, ये सब लोग थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, जहाँ देगा तो हम छोड़ेंगे थोड़े, हम तो बता के ही रहेंगे, आप लोगों को समझा के ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रश्न छूट जाएगा, हम बता रहे थे एक चीज़ आप लोगों को, एक और चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, हर चीज़ लेके चल रहे हैं, जो एग्जाम में आता है एग्जाम के लिए भी बताते चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, इसके आधार पर हम संभावना स्वीकार की गई है इसके निर्माण में विचित्र प्रजातियों के लोगों के स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ा को माना गया है। किसको? द्रविड़ा को। ऐसे कहा जाएगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक किसे माना गया है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए। अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक किसे कहता है? द्रविड़ा को माना गया है, द्रविड़ा, ठीक ना, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। अब देखिए पलायन कर गए, आप लोग कहेंगे सर आप बता दीजिए, देखिए हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, हम पे दया कीजिए, आप बताइए। जैसे साइंस वाला जब पढ़ाते हैं तो कितना मज़ेदार पढ़ाते हैं, आप लोग देखे होंगे, चाहे आप लोग अपने मन में कहेंगे तो सर हम लोग जानते हैं साइंस वाला के बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं, हम लोग को नहीं पढ़ाना है। एक चीज़ का हम लोग को भी तोड़ के बताइए, तो चलिए बता रहे हैं। देखिए पलायन क्या होता है, जैसे पलायन और प्रवासी 2 चीज़ होता है। पलायन देखिए शब्द आया है, इसका इतिहास से आप लोग का किताब से कोई लेना नहीं, आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी। पलायन और प्रवासी, अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए हम अपना घर यहाँ है, ठीक है, काम करने के लिए कहीं चल जाएंगे गुजरात, और वहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो कोई काम कर रहे हैं, या टीचर का काम कर रहे हैं, या टीचर मतलब टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम कहलाएंगे वहाँ प्रवासी के रूप में। तो हम प्रवासी के रूप में चले गए हैं, मतलब प्रवासी गया है ना तो वो वापस लौट के आएगा। लेकिन जब पलायन होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ हैं, अपना ज़मीन बेच के, घर दुआर छोड़ के, सदा के लिए कहीं पे हम चले जाएं, वहाँ ही रहने लगे, यहाँ से नाता रिश्ता हर चीज़ तोड़ दें, यहाँ से ना आना जाना हर चीज़ ख़त्म कर लें, तब कहा जाएगा कि हमारा पलायन हुआ है यहाँ से वहाँ। तो ये दक्षिण भारत में क्या हो गया? इनका पलायन हो गया। किसका? तो जो मोहनजोदड़ो के सॉरी मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक थे द्रविड़ा कहाँ चले गए? तो ये भारत में दक्षिण भारत में पलायन हो गए थे, दक्षिण भारत, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी सभ्यता है तो उसका विशेषता होता है, उसकी खासियत होती है। तो इसका क्या खासियत है? देखिए सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, सर देखिए आप समझाइए, आप नहीं समझाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप लोग मन में यही आ रहा होगा। तो देखिए कांस्य, यहाँ पे कांस्य लिखा है, कांस्य हो गया, ठीक ना, कांस्य युगीन सभ्यता। तो देखिए कांस्य मतलब कांसा होता है, कांसा मतलब कहे कि तांबा, क्या होता है? तांबा, ठीक ना। अतः कांस्य युगीन या तांबा युगीन सभ्यता था। भारतीय इतिहास में देखिए उस समय तांबे की खोज लोग कर लिया था और उसका यूज भी कर रहा था बर्तन वगैरह या कुछ अन्य चीज़ों के लिए, है ना। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति
यहाँ क्रांति होगा जी। क्रांति का प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई। क्या हो? उत्खनन मतलब पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त हुई। तो उत्खनन से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। महत्वपूर्ण नगर के अवशेष, जैसे देखिए अनेकों नगर, अनेकों शहर, अनेकों गांव खुदाई किया गया ना, तो अनेकों चीज मिला। तो वो चीज मिला अनेकों, तो अनेकों नगर के अवशेष मिले हैं। उसकी मैंने सांच मिला है कि हाँ यहाँ पे शहर या गांव जैसा या कुछ घर जैसा व्यवस्था था। व्यापार व वाणिज्य गतिविधियों में महत्व है। जैसे वो लोग क्या करते थे ना, व्यापार करते थे कि नगरीय व्यवस्था था, शहर जैसा मोहनजोदड़ो जो था शहर जैसा था, वो नगरीय व्यवस्था था। तो वो लोग क्या करते थे, व्यापार वाणिज्य की गतिविधि पे मतलब वो लोग महत्व रखते थे। ये खासियत विशेषता है इन लोगों का, ठीक ना। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। उत्खनन में न तो हथियार औजार नहीं, रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल, कवच आदि ये सब मिले हैं। रक्षात्मक मतलब ये सब जो हथियार जो है ना, ये सब नहीं मिला है। तो मतलब रक्षा करने वाला, किसी को मारने वाला, युद्ध लड़ने वाला, ये सब कुछ सांचे मैंने खुदाई में नहीं मिला था। ऐसा नहीं तलवार मिल गया है तो बचने के लिए जो भी मतलब कवच होता है वो सब मिल गया है, या वार करने वाला बहुत सारा खंजर, तलवार, गदा जो भी है, तीर धनुष, ये सब नहीं मिला है। तो इन लोगों को क्या कहिएगा कि ये सब का जो व्यवस्था है शांतिवादी था। ये लोग क्या था, शांतिवादी, मतलब युद्ध नहीं करता था, ठीक ना। देखिए ये सब तो आप लोगों को पता चल गया कि हथियार वगैरह ये सब नहीं रखता था, तो ये लोग लड़ाई उड़ाई नहीं करता था, शांतिमय लोग था, एकदम शांति था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। यहाँ जीवन के प्रति समष्टिवादी। समष्टिवादी मतलब समानता रखने वाला, मतलब एक समान, ये नहीं कि बड़ा छोटा क्षुद्र ये सब मतलब जो है ना, मैंने छोटा बड़ा का फर्क, ये सब ऊंच नीच जाति पाति के ये सब भेदभाव नहीं रखता था, मैंने समान समष्टिवादी दृष्टिकोण का था। अब कहे कि सर मतलब तो ये कहने वाला या लिखने वाला बताने वाला कोई बुड़बक नहीं ना है, तो देखिए बुड़बक नहीं है जी। बहुत सारा लोग देख के ही बात ये तथ्य लिखा जाता है। तो कहिए क्यों? क्योंकि इसकी पुष्टि जो कैसे कर, माने कैसे जान गए कि समान समष्टि व्यवस्था था, वो लोग को जाति पाति या छोटा बड़ा नहीं समझता था। तो देखिए इसकी पुष्टि इसलिए कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार क्या होता है, जिससे आप लोग स्विमिंग पूल आज लेके कहते हैं ना, स्विमिंग पूल में राजा एगो गाना कैसे था, अंगना में सही स्विमिंग पूल बनवाई है, संग ही नहा ले। तो उस समय भी संग ही नहाता था, लेकिन मान लीजिए छोटा बड़ा का फर्क इसमें नहीं था उस समय। आज तो बहुत सारा है इस ज़माने में है, लेकिन पहले के ज़माने में, पहले उस सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, क्योंकि विशाल स्नानागार था। विशाल मतलब बड़ा, अब बड़ा स्नानागार मतलब स्नान करने वाला, तो बहुत लोग जाके, जैसे तालाब जैसा बहुत लोग जाके स्नान करता होगा, तो बहुत लोग स्नान करता होगा, तो सबको बराबर अधिकार था, तभी ना छोटा मोटा का फर्क रहता ऊंच नीच का, तो लोग स्नान करने देता जी नहीं ना। तो इसमें समानता या समष्टि दृष्टिकोण था, ठीक ना। ये जो है धोलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम भी है ना। जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन भी है। अब सभा भवन में क्या होता है, जैसे मीटिंग वूटिंग होता है कोई चीज़, तो इन लोग के पास सभा भवन भी था उस जमाने में, ऐसा ऐसा सांच मिला है। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए बीच में बैठने वाला रहेगा 2-3-5 आदमी के लिए, अब किनारे किनारे बैठने के लिए रहेगा, तो आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं वो क्या चीज़ है, मछली पकड़ने के लिए है नहीं ना, वो एक सभा भवन ही था। उसको पर देख के ही पता चल जाता है सभा भवन था, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं सैंधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित मतलब लोहा के बारे में ये जानकारी इनको नहीं था, कांस्य युगीन थे, ठीक ना। उल्लेखनीय है लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मतलब सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला, क्या एटा जिला के अतरंगी खेड़ा से मिला है, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया। माने उस समय जब मैंने समय है, आप लोगों को पता है ना कि 2500 से 1750, तो 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1700 जो 50 का अवधि है, 1750 ईसा पूर्व, ये इसमें आप लोगों को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो लोहा का जो सांच मिला है एटा जिला में मिला है। एटा जिला में वो भी कब मिला, तो इतना ईसा पूर्व के आसपास से का ये स्वीकार किया गया, मिला या खोज हुआ, ठीक ना। तो चलिए तो उस जमाने में मतलब लोहा से ये लोग परिचित नहीं था, लोहा के बारे में नहीं जानता था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए
सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे, मतलब ये लोग पीतल भी यूज नहीं करता था, तांबा यूज करता था लेकिन पीतल लोहा से परिचित नहीं था, लोग ये सब यूज नहीं करता था, या इसके बारे में मतलब जानकारी ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। स्रोत मतलब कौन चीज कहाँ मिला, स्रोत मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ, वही ना स्रोत होता है जी, सोर्स। आवास, आवास मतलब इससे घर। मृत भांड, मृत भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, जैसे वो लोग ये सब चीज मिला है ना। अच्छा, आभूषण, आभूषण मिला है, ठीक। औजार और मुहरे, मुहरे मतलब मुहर मिला है, जो कि विशेष मुहर होता था, जैसे मान लीजिए राज दरबार में रहने वाले की विशेष मुहर, मुहर मतलब समझ रहे हैं, जैसे आज के लोगों को आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड मान लीजिए कोई देखिएगा कि गले में लगा के आइडेंटिटी कार्ड चलता है, कोई कंपनी का होता है, नहीं तो कोई एम्प्लॉय होता है तो आइडेंटिटी कार्ड रहता है, उसका पद का नाम रहेगा, उसका फोटो रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड अपने गले में लगा के चलता है। तो उसका उस जमाने में क्या रहता था, मुहरें रहती थी, ताकि लोग पहचान पाए कि ये किस पद पे है। जैसे बैच देना है जी न जी, इसे कौन सा किस बैच मतलब किस पद पे है, पुलिस लोग का बैच यहाँ पे रहता है, वो लोग ये आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं घूमता है, बैच लोग के पास यहाँ पे नाम लिखा रहता है, स्टार स्टार रहता है पद पता चलने के लिए, लेकिन पहले मुहर रहती थी, तो मुहर ये सब मिला है। इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के, ये सब प्राप्त हुए हैं, क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, माने स्रोत है वहाँ से। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल मतलब समझ रहे हैं, जैसे जगह जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख मतलब जो मेन मेन है, फेमस है वही सब, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में और बाकी स्थल भारत में है। मैं भारत और पाकिस्तान दोनों में मिला के हड़प्पा सभ्यता के ये जो है जितने भी मैंने वहाँ का स्थल है हड़प्पा सभ्यता में, या कहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में, भारत पाकिस्तान में ही है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्थल फेमस है और कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला है नागेश्वर, नागेश्वर जो है किस राज्य में है, तो गुजरात में है। आप लोग को प्रश्न ऐसे देता है, अब नागेश्वर को नहीं देता है, लेकिन नागेश्वर आप लोग को पढ़ना है, तो नागेश्वर गुजरात में है। बालाकोट कहाँ है, तो बालाकोट बहुत सारा फिल्म आप लोग देखे होंगे, पंजाब जो पाकिस्तान के पंजाब है ना बालाकोट, वहीं पे बालाकोट है। चनुद्धड़ो, ये भी पाकिस्तान में, चनुद्धड़ो कई बार दिया है आप लोग को एग्जाम में आप लोग को दिया है चनुद्धड़ो, तो ये याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, कोट दीजी, तो ये भी पाकिस्तान में है, ये एग्जाम में नहीं देता है। धौलावीरा तो गुजरात में, धौलावीरा कई बार आप लोग को दिया है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा धौलावीरा किस राज्य में है, तो गुजरात में है, ठीक ना। अच्छा, लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है, ठीक। अच्छा, कलिबंगम किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, ये चीज़ याद रखिएगा। बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। अब देखिए आप लोगों को एग्जाम में कौन कौन आने वाला है, जैसे मान लीजिए ये तो बहुत सारा है आप लोगों के लिए, कहिएगा सर ये तो मान लीजिए इतना है, तो वो इतना है, तो हम लोग एग्जाम के लिए कौन सा तैयारी करें, तो एग्जाम में एकदम आ ही जाए। तो देखिए आप लोग 12वीं के हैं, तो ऐसा थोड़े है कि आप लोग को टाइम पास करना है, आप लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बालाकोटा देता है, चंद्रद्रोण देता है, धौलावीरा देता है, लोथल देता है, कलिबंगम देता है और राखीगढ़ी देता है। ये चीज़ आप लोगों को एग्जाम में आते रहता है, ये चीज़ फेमस है यहाँ का, एग्जाम में कई बार दिया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। तो एक प्रश्न आप लोग को यहाँ पे फिक्स है कि आएगा ही आएगा, कन्फर्म रूप से लिख लीजिए कि कहेगा ना इसे बालाकोट किस देश में जो है, चाहे मान लीजिए यहाँ राज्य भी देगा, जैसे मान लीजिए लोथल किस राज्य में, तो गुजरात में, ये सब याद रखिएगा। और 4 ऑप्शन रहेगा, हरियाणा, लोथल या राजस्थान, इस तरह से। जैसे कलिबंगम कहाँ है, तो राजस्थान में। तो इस तरह से याद रखना चाहिए आप लोग को, याद रहेगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्यों क्यों आप लोग को हाईलाइट करके बता रहे हैं, हर चीज़ समझा रहे हैं, एक चीज़ आप लोग को इतना अच्छा नोट्स दिए हैं। आप लोग को नोट्स कैसे प्राप्त होगा, आप लोग को ये भी तो है, नोट्स आखिर कैसे प्राप्त होगा। तो नोट्स का टेंशन आप नहीं हम लेंगे, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करना हमारा काम है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला था। नगर नियोजन मतलब शहर को बढ़ाना, शहर बना के रखना, और ये था वास्तुकला, वास्तुकला था मतलब नई नई चीज़ें बनाना, मूर्ति बनाना, या कुछ मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, या मिट्टी के खिलौना बनाना, ये सब मतलब था वास्तुकला था, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में। तो खैर ये तो अभी भी है, हालांकि कम हो गया है। नगर योजना, इन लोग के पास क्या था, नगर योजना मतलब नगर बनाता था, योजना तैयार करता था नया नया। भवन निर्माण भी करता था, मतलब घर बनाता था, ऐसा नहीं है कि झोपड़ी बना के रहता था, भवन बनाता था, ईंटा के मतलब भवन मिलता था। हम बताए थे ना जी, हजारों ईंटा मैंने रेलवे में यूज किया गया, करोड़ों ईंटा, तो ईंटा की खुदाई कर दिया गया। तब ना बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये तो कोई सभ्यता है, ईंटा के डायरेक्ट मत लीजिए, सभ्यता के बारे में पता लगाइए, ज्ञात करवाइए।
सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन क्या होता है? जो सबके लिए भवन है। जैसे हम लोग के आज के ज़माने में सामुदायिक भवन कहलाता है, तो ये सार्वजनिक भवन भी था उन लोग के लिए, जो कोई भी आदमी वहाँ पर बैठ सकता है, रुक सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है, जो भी करना रहे, तो सार्वजनिक भवन भी था उस जमाने में। विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब स्नान घर जी, स्नानागार नहीं, स्नान घर मतलब बाथरूम होता है ना, तो विशाल मैंने बड़ा बड़ा था स्नान करने के लिए, चाहे उसमें पुरुष या जो भी महिला है स्नान कर देती। अन्न भंडार मतलब अन्न रखने के लिए वो लोग गोदाम वोदाम भी था, ठीक ना। चलिए, जल निकास प्रणाली मतलब नली था, नली। अब नली आप लोग जानेंगे, नली देखिए बीच में ही लोग का होता था, आप लोग को याद रखना चाहिए। कि एक एक चीज़ आप लोग यहाँ से डिटेल जानिएगा ना, तब आप लोगों को कहीं से कोई गलती या कोई चूक नहीं करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना मतलब बस्तियाँ। बस्ती कैसा था? नगर योजना मतलब बस्ती। बस्ती मतलब होता है ना, तो कि पश्चिम टोला, पूर्व टोला, है बस्ती, तो उसी तरह से बस्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित है। बस्ती जो है गांव या टोला दो भाग में है। एगो है दुर्ग, कोची है दुर्ग, आ एगो है निचला शहर। एगो दुर्ग कहता है, एगो निचला शहर। दुर्ग किसे कहता है जानिए, ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग क्या होती थी? कच्चा ईंट के चबूतरा। चबूतरा माने जैसे मान लीजिए कच्चा ईंट के बिछा लिए, मैंने बहुत लंबा चबूतरा मैंने चौतारा कहिए ना, या बहुत से लोग मतलब बैठने वाला या सोने वाला भी कहता था चबूतरा, उस पर बनी होती थी दुर्ग। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए यूज होता था ना, तो वहाँ पे दुर्ग का प्रयोग किया था। दुर्ग चबूतरा पे दीवार बना देता था, घेर दिया जाता था, उस तरह से दुर्ग तैयार किया जाता था। और दुर्ग जो था सबके लिए था, सार्वजनिक था दुर्ग। ठीक है, जैसे कैसे अभी स्कूल, मंदिर, ये सामुदायिक भवन और ये मान लीजिए शमशान घाट, चौराहा, ये जो भी है मतलब ये सब सबके लिए सार्वजनिक है। तो उसी तरह का दुर्ग एक था ना, जो मैंने बस्ती था दुर्ग, तो वो सबके लिए है। अब निचला शहर, निचला शहर आवासीय भवनों के लिए के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। नींव मैंने समझ रहे हैं ना, जैसे आज हम लोग नींव देते हैं, कहते हैं नींव अगर मजबूत रहेगा तो आगे बिल्डिंग कितना भी उठा लीजिए सब मजबूत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो इस तरह से दुर्ग और निचला शहर बनाया गया था, बस्ती बनाया गया था, ऐसा ऐसा था उस जमाने में, ठीक ना। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे जो है आप लोग को हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता जान लेते हैं आप लोग। तो मतलब उस समय सड़क कैसा था इन लोग का, गली कैसा था। मान लीजिए आज की हम लोग गली कितना डेवलप है, कहीं कहीं ब्रेकर लगा के हम लोग उसको अनडेवलप जैसा बनाते हैं, लेकिन मतलब हम लोग के यहाँ बहुत अब डेवलप हो गया है सब चीज़। तो यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता या खासियत जानते हैं। समकोण पर एक, ठीक है, दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया है, जिसे जाल पद्धति, क्या जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चैस बोर्ड पद्धति कहते हैं। अब देखिए इन लोगों का जो मतलब सड़क बनाया गया था, इस सड़क जो है इस समकोण पे कट रहा था। जैसे मान लीजिए इस तरह के सड़क आ रहा है, ठीक ना, सड़क इस तरह से, तो सड़क इस तरह से भी आ जा रहा है, मैंने ऐसे भी था। यहाँ पे मान लीजिए घर इस तरह से होता था इन लोग का, मैंने बहुत डेवलप टाइप के मतलब शहरी में जैसे व्यवस्था होता है ना आज के, तो उस जमाने में भी शहर था इन लोग का इस तरह का। मतलब ये जो अपन मतलब इस तरह से बनाता था घर, ये सब मतलब यहाँ से यहाँ चौड़ा मतलब गली हो जाता था, यहाँ से यहाँ गली निकाल देता था। तो बहुत डेवलप था, ये लोग भी डेवलप था, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं था, डेवलप अच्छा खासा डेवलप था। ये लोग इस तरह से खंड में विभक्त किया गया था, ये सब खंड में विभक्त किया था। तो इसे मान लीजिए जान रहे क्या कहलाता था, जाल पद्धति, जाल पद्धति, नहीं तो ऑक्सफोर्ड पद्धति, नहीं तो चैस पद्धति। इस तरह से गली मोहल्ला मतलब गली या सड़क होता था ये लोग का, ठीक ना, समकोण पे काटने वाला। सड़कों के निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़क के निर्माण जैसे आजकल गली जो है हम लोग का जो है ये सीमेंट का ढलैया वाला मिल रहा है, नहीं तो आज से पहले ईंटा का सोलिंग बिछता था, ठीक ना। लेकिन अब जो ये सीमेंट वाला ईंटा भी बिछ रहा है। तो आज की गली बहुत सारा डेवलप है, लेकिन जो पहले की गली होता था, पहले क्या मतलब उस ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो मिट्टी से बनता था, जो निर्माण होता था सड़क मिट्टी से निर्माण होता था। तो पहले ज़माना की व्यवस्था आप लोग खुद समझ सकते हैं कैसा होगा। नोट जो कि जानकारी रखिए,
बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। गाड़ी के पहिया का निशान मिला है, मतलब गाड़ी शायद था। सोच लीजिए, गाड़ी के पहिया का निशान मिला है, मतलब गाड़ी भी वो लोग को शायद था। गाड़ी ये तो बैलगाड़ी होगा, नहीं तो ये नहीं है कि आज जैगवार आइए फरारी आइए सब सब वैसा गाड़ी नहीं होगा, ठीक ना, महिंद्रा एसयूवी नहीं होगा। लेकिन मतलब इन लोग के पास गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसा ऐसा ही गाड़ी था, मतलब गाड़ी के पहिया का निशान मिला है, ठीक ना। एवं सड़क को पक्की करने के प्रयास भी साक्ष्य कलिबंगा से मिले हैं। मैंने सड़क को पक्का करने वाला व्यवस्था भी वो लोग था, पक्का करता था, सड़क को पक्कीकरण करता था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को ये सब एग्जाम में आप लोग से पूछता है, ठीक ना। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। सड़क के किनारे किनारे क्या बनी होती थी? नालियाँ, ठीक ना। और नालियों को ढकने के लिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, मतलब ईंटा से ढका जाता था। मतलब ऐसा नहीं है हम लोग का स्लेप जो है ना, स्लेप ढाला जाता है सीमेंट का, उस तरह से ढक दिया जाता था, लेकिन उस समय ईंटा से ही कर लेता था। नालियों को फर्श से ढका जाता था। फर्श, फर्श मतलब इस तरह से ढलैया जैसा होता है ना, तो उसी तरह से वो फर्श, मतलब ईंटा का ही फर्श होता था, ठीक ना। मतलब ईंटा ही वो थोड़ा बड़ा आकार के बना देता था, उसी को मतलब रखता था ज़्यादातर। मैंने ये लोग मतलब बीच में भी नलिया मिला है और सड़क के किनारे भी, यहाँ जैसे कर रहा है ना, जो किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नलिया बनी है, किनारे किनारे बना है, और कहीं कहीं बीच में भी बना है। तो खैर यहाँ पे देखिए, नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता है या जिनमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। पक्का ईंट के निर्माण मतलब किया जाता था, उपयोग किया जाता था नाली में। जहाँ जो कूप होता था, मैंने गंदगी छानने के लिए, ऐसा ऐसा नाली व्यवस्था ये लोग भी रखा था। हम लोग तो आजकल रखबे किए हैं हर चीज़ करने के लिए, लेकिन ये लोग भी था, नली व्यवस्था अपना अच्छा रखा था। अब फर्श से ये लोग ढकता था नली को। आप पूछेगा प्रश्न, एक चीज़ पूछेगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नलियाँ हैं मतलब कहाँ बनी होती थी, सड़क के बीच में कि किनारे? तो आप लोग किनारे मारिएगा, मारा जाता है, मतलब बीच में भी बनता है, लेकिन किनारे मारिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है, नंबर लाना है। तो ये क्योंकि किनारे किनारे होता था, ठीक ना, क्योंकि ऐसे ही पीडीएफ हमने लिखे हैं, पीडीएफ लिखवाए हैं आप लोगों को, तो किनारे किनारे होता है, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और नालियों को ढका कैसे जाता था? ईंट या फर्श से, ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब इतना आप लोग जान गए, तो अगला जो वीडियो मेरा आएगा, अगला क्लास आएगा, उसमें आप लोगों को जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण मतलब घर किससे बना होता था। घर ये बहुत बड़ा मसला है। हम लोग आज के घर बनाने जाए तो नक्शा, बिल्डिंग, इंजीनियर, हाई हो फलना ढिमका करना पड़ता है। तो उस समय का भी तो घर हम लोग का मतलब बनता होगा, तो वो लोग भी भवन निर्माण करता था, कैसे करता था, हर चीज़ हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी बात बताएं, एक्सप्लेन किए, समझाएं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आप लोगों को फायदा होगा मेरा सभी वीडियो देखना, इसलिए सभी वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आप लोग अगला वीडियो इसका देख लीजिएगा। चलिए, अब आप सभी के लिए एक चीज़ ये है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ से हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को पीडीएफ के लिए प्ले स्टोर पे एक मतलब ये है आप लोगों को ऐप, जो कि वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग सेंटर सर्च कीजिएगा, वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग सेंटर आप सर्च कीजिएगा। वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर आप लोगों के लिए एक कोर्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्लास 10वीं का है ना, तो क्लास 10वीं का आप लोगों का कोर्स है 500 रुपया में। ऑल सब्जेक्ट आप लोग को क्या क्या मिलेगा इसमें देखिए, पीडीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए, डिजिटल नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, एनिमेशन वीडियो मिलेगा, मतलब 3D कार्टून जैसा वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों के लिए? सप्ताह में आप लोग से बात करने के लिए मौका भी मिलेगा, हम लोग से बात करते रहेंगे, आपको हम लोग गाइडलाइन देते रहेंगे, और बेस्ट रिजल्ट के लिए हमारे कंटेंट का होना जरूरी है। ये पीडीएफ भी मिलेगा, ये सब जो पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे कही ना कि सर आप क्लास 11th 12th का बताइए, तो क्लास 11th या क्लास 12th का आप लोग मतलब बैच परचेस करेंगे, तो आप लोगों को क्लास 11th का साइंस भी है, आर्ट्स भी है, मतलब इस 11 का 2 है साइंस आर्ट्स, बराबर के है 2 साइंस आर्ट्स। मेरे पास अभी कॉमर्स का बैच अवेलेबल नहीं है, साइंस आर्ट्स का है, अलग अलग टीचर द्वारा पढ़ाया गया है ना। तो इसको आप लोग 1000 रुपये में 1 साल के लिए लेंगे, जो कि आप लोग को हर चीज़ मिलता है, हर सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप लोग
वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए और आप लोग अच्छा से पढ़िए। जैसे हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं तो आप लोग को वहाँ पे हर सब्जेक्ट चल रहा है एकदम चैप्टर वाइज, वो भी हर चीज़ डिटेल से मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ जुड़िए, समझिए और ऐप को पहले इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में से आप लोग सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को अगला वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे भवन के बारे में। तो हम मिलते हैं अगली क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।